What is the apparent position of an object below a rectangular block of glass 6 centimeter thick? ठीक है साहब, जबकि what is the apparent position of a block of an object below a rectangular block of 6 centimeter thick है. If a layer of 4 centimeter thick is on the top of the ये एक्चुअली यहाँ आपको पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, देखकर ही मालूम पड़ रहा है. पहला वाला किसका है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, ग्लास का. दूसरा वाला किसका है, वाटर का. से ठीक है, तुमसे क्या बोला हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, कुछ इस तरह से बोला हुआ है कि पहले 6 सेंटीमीटर थिक क्या है तुम्हारे पास, 6 सेंटीमीटर थिक क्या है तुम्हारे पास, ग्लास है. और फिर 4 सेंटीमीटर क्या है तुम्हारे पास, वाटर. इज इट, दिस इज वाटर जिसका म्यू तुम्हारे को पता है, दिस इज ग्लास जिसका म्यू तुम्हारे को पता है. ग्लास की थिकनेस कितनी दे रखी है, 6, और वाटर की कितनी है. यहाँ कहीं क्या रखा हुआ है मैंने, कोई आई हैव केप्ट सम ऑब्जेक्ट ओवर हेयर. ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिलो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास. ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हेयर. आपसे क्या पूछा है, उसकी अपरेंट पोजीशन क्या होगी. हु हैज डन, किसने कर लिया. लल्लू सवाल है भैया, जल्दी करिए, एक स्टेप का प्रॉब्लम है. फार्मूला बेस्ड हो गया. कृष्णा हुआ, क्या करूं मैं, कैसे निकालें. सिंपल सी बात है, अपरेंट डेप्थ निकालनी है तुम्हारे को. तो दैट इज नथिंग बट d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2. इसमें करना क्या है, d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, d1 की वैल्यू 6 और म्यू कितना है ग्लास का, ये है 4 और ये कितना है म्यू, 3 इससे चला जाएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 3 इंटू 1, 4 प्लस 3 कितना. सो दिस इज द अपरेंट डेप्थ. क्या प्रॉब्लम है इसमें, यही पूछा है तुमसे. तो ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पर नजर आएगा, अपैरेंट पोजीशन पूछी है तो वो तो साथ ही आएगी. अगर शिफ्टिंग पूछ लेते तो शिफ्टिंग कितने की आएगी, शिफ्टिंग ओरिजिनली 10 था. ओरिजिनली ऑब्जेक्ट कितनी बिलो इससे और दिख कितने पे रहा है, तो शिफ्टिंग कितने का आ गया, 10 - 7 3 सेंटीमीटर से. ठीक, कहिए, हो गया था. नेक्स्ट, चार के बाद कौन सा बोला मैंने अगला, पांचवा. लेटरल शिफ्ट निकालना है तुम्हारे को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट. परसों अपन ने 4 फार्मूला लिखे थे इसके. सबसे आखिर वाला फार्मूला तो केवल तब लगता है जब आई बहुत छोटा हो, 0 डिग्री के बहुत पास हो. मतलब यूँ कहा जाए कि 0 से 5 डिग्री के बीच हो, कुछ लेसर देन 5 डिग्री. अभी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, कितना है रे. तो अपन कौन सा फार्मूला लगाएं बताओ, पार्डन मी, पहला वाला लगा लें. तो पहला वाला फार्मूला क्या है बताओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या था, T इंटू कितना, सेक आई इंटू सेक आर. कौन सा वाला लगाऊं, x इज इक्वल टू T इंटू कितना, साइन आई इंटू कितना, 1 माइनस कॉस आई. एम आई करेक्ट. अब तुमको क्या वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो. तुमको यहाँ पर टी दे रखा है, तुम्हें टी दे रखा है, तुम्हें आई दे रखा है और तुम्हें म्यू दे रखा है कि नहीं. तो अपने पास 4 फार्मूले हैं. मैंने तुम्हारे को कल परसों बोला था भैया कि फार्मूलों को सबको एक जगह पर एनालिसिस करना है. अब अपने को पता होना चाहिए कि अपने को कौन सी वैल्यूज दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को फार्मूले का सिलेक्शन करना है. और दिस इज द अप्रोप्रिएट वन. क्योंकि बाकी सब फार्मूलों में एक और बात भी होगी कि बाकी सब फार्मूलों में तुम्हें आर की जरूरत पड़ेगी.
बाकी जितने भी फार्मूले थे उनमें सब में किसकी जरूरत पड़ रही थी तुमको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। दिस इज द ओनली वन इन विच आर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां अभी साइन आई की वैल्यू कितनी? साइन आई 1/√2 होगा, और यही कॉस आई की भी जरूरत होगा कि नहीं होगा? अरे कहो ना रे। तो बस लगाइए x = t कितना 10 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1 माइनस 1/√2। ये 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? नहीं आया समझ में? 10/√2 कितना होगा? चाइना गर्म नहीं आई थी यार, अब बाद में देना। अभी ये 5√2, ये 1 माइनस 1/√2, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 माइनस 1 कितना, और रूट के बाहर आकर ये भी कितना हो जाएगा? एक्चुअली ये रूट के अंदर है 2, जो रूट के बाहर आएगा तो √2 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? अभी √2 क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे पास? 5√2 इंटू कितना? 1 माइनस 1 अपॉन कितना? √3.5। अब √3.5 की वैल्यू कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेते हैं अपन। 4 का √2 होता है कि नहीं? इसका रूट मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ तुम्हारे को, 1.8 आएगा। तो 5√2 1.8 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1.8 माइनस 1 अपॉन 1.8। एम आई करेक्ट? 5√2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय क्या? ये 0.2 से अगर तुम कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये कितना? फर्दर कैलकुलेशन तुम कर दोगे। ऐसा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं कि कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है भैया। बट फिर भी जैसे अब जेई में तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत तुम्हें पड़ती है। कई लोग समझते हैं कैलकुलेशन की जरूरत सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में पड़ती है, फिर फिजिक्स में पड़ती है, पर एक्चुअली में तुम्हारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कैलकुलेशन की सबसे ज़्यादा जरूरत कायम पड़ती है केमिस्ट्री में। इस साल का नीट का पेपर उठाकर देख लो, भर भर के कैलकुलेशन था उसमें। कैलकुलेशन इज मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री। समझ गए? कर लो। इस कैलकुलेशन पार्ट में कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू कितनी भैया? अभी यहाँ पर कॉस आई 1/√2 है, ये म्यू स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25, और ये 1/2। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम 4.5 माइनस 1 कितना होगा? 3.5 अपॉन 2, रूट के बाहर होकर वो √2 से √2 क्या हो गया? और ये अप्रॉक्सीमेटली अपन ने निकाल दिया। 1.8 का मल्टीप्लाई करा 0.8 अपॉन ये 0.2 से जाएगा 4 टाइम्स या 9 टाइम्स, ये 4√2 अपॉन 9, √2 की वैल्यू प्लेस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कहिए हो गया? A transparent cube of size 210 millimeter contains a small air bubble। एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है? मैं क्यूब को अगर 2D में बनाऊं, यदि मैं क्यूब को 2D में बनाऊं तो ये 2D में बना दिया मैंने, ये लो। एक्स्ट्रा 3D में है वो। अब ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड लेंथ कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 210 मिलीमीटर। इसमें क्या बना है? इसमें एक एयर बबल है। क्या है इसमें? एक एयर बबल। समवेयर एन एयर बबल इज इनसाइड इट। बोलो ना। अब इस एयर बबल को मैं क्या कर रहा हूं? इट्स अपैरेंट डिस्टेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस। एक फेस से देखता हूं तो ये कितना नजर आता है मुझको? एक फेस से देखा मैंने यहां से, तो मुझे उसकी गहराई क्या नजर आई? इधर से देखने पर मुझे उसकी गहराई कितनी नजर आ रही है? 100 मिलीमीटर। और जब मैं इसे यहां से देख रहा हूं, व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे इसकी गहराई कितनी नजर आ रही है? 40। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली अगर यहां से देखूं तो यहां की गहराई और यहां की गहराई का सम 210 होना चाहिए।
भाई ये रूम 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो 10 से 4 मीटर है, तो ऑब्वियसली 10 से 6 मीटर आएगा ना, तो 6 और 4 10 होगा, कोई बड़ी बात तो कह नहीं रहा। पर मसला ये है कि जब आप देखते हो तो ये ग्लास का है, तो आपको क्या दिखाई देता है, वो उठा हुआ दिखाई देता है कि नहीं। तो जब मैंने यहाँ से आंखें गड़ा कर देखा तो मुझे वो बबल 40 मिलीमीटर की गहराई पर नजर आया, और जब मैंने यहाँ से जाकर देखा तो मुझे वो 100 मिलीमीटर की गहराई में नजर आया। तो ये जो गहराई नजर आ रही है कौन सी गहराई है, अपैरेंट डेप्थ है, बोलो है या नहीं है से। तो एक्चुअल डिस्टेंस बबल की पूछिए फ्रॉम द सेकंड फेज, यहाँ से एक्चुअल डेप्थ कितनी, दैट व्हाट वी आर देयर टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, माना कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बोलो। तो इधर से अपैरेंट डेप्थ कितनी आएगी, पहली वाली अपैरेंट डेप्थ कितनी होगी, अपैरेंट डेप्थ पहली वाली d1 डैश, d1 डैश की वैल्यू कितनी, एक्चुअल गहराई मैंने मान ली कितनी है, इधर की कितनी है d1, अगर इधर की d1 है तो ऑब्वियसली इधर की कितनी होगी 210 माइनस d1, होगी या नहीं होगी, तुमको यही पूछिए। इधर की गहराई को मैंने d2 मान लिया या d मान लिया, इसको d मान लिया, तो ये कितना हो गया 210 माइनस d, हुआ कि नहीं आया समझ में। तो d1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल गहराई कितनी अपॉन म्यू, और वो कितना दे रखा है तुम्हारे को 100 दे रखा है कि नहीं, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, समझ में नहीं आए तो हाँ मत करो, मैं 50 बार बोल चुका हूँ भैया। आई डू नॉट एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड देन यू आर देयर टू रिप्लाई ओनली। भाई ये मैंने गहराई मुझसे पूछी एक्चुअल गहराई कितनी है सेकंड फेज से, तो मैंने माना कि ये डी है, अगर यहाँ से डी है तो उधर से कितनी होगी 210 माइनस डी, होगी या नहीं होगी। तो अपैरेंट डेप्थ क्या होती है, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, तो इससे ये आ गया, बोलो। और d2 डैश की वैल्यू कितनी होगी d अपॉन म्यू, बोलो होगी, और ये है 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 40 म्यू, बोलो आई कि नहीं, अरे आई कि नहीं। आई एम गोइंग टू प्लेस दिस वैल्यू ऑफ d हियर, मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखूँगा तो कितना होगा 210 माइनस कितना 40 म्यू इज इक्वल टू कितना 100 म्यू, 210 इज इक्वल टू कितना 40 म्यू प्लस 100 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी 210 बटे 140, यानी कितना 1.5, ये म्यू की वैल्यू आ गई। वो पूछा था, और क्या पूछा था तुमसे, क्या पूछी थी तुमसे, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी 40 इंटू म्यू, कितना आ गया 60 मिलीमीटर, बोलो समझ में आया कुछ। प्रश्न अच्छा है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इस तरह का डाटा में कुछ चेंज हो जाएगा, अदरवाइज क्लियर है भैया। भाई मैं यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, जो इधर से 4 मीटर की पे है तो इधर से 10 पे होगा, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट जब रखा है डेंसर मीडियम में तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट हमें कहाँ नजर आता है, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है, आता है या नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे, समझ गए। तो यहाँ क्या कहानी होगी भाई, यहाँ पर क्या कहानी होगी, हमने पहले d1 भाई ये d मान लिया तो ये 210 माइनस डी, तो अपैरेंट डेप्थ प्रत्युष अपैरेंट डेप्थ क्या होगी एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, तो ये रिलेशन आ गया। ऐसे इधर की अपैरेंट डेप्थ क्या होगी, इधर की एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, तो ये आ गया। डी की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस करी, म्यू निकाला, और म्यू की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन में रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है डी आ जाने वाला है, मतलब सेकेंड फेज से उस एयर बबल की एक्चुअल डेप्थ क्या थी, अंडरस्टूड। एक प्रॉब्लम लिखिए, ऑन अ पेपर letters are written on a paper, letters are written in red, yellow
On a paper, letters are written in red, yellow and violet color. On a paper, letters are written in red, yellow and violet color. On a paper, letters are written in red, yellow and violet color. And a transparent glass slab is kept over it. And a transparent glass slab is kept over them. And a transparent glass slab is kept over it. On a paper, letters are written in red, yellow and violet color. लिख लिया? And a transparent glass slab is kept over them. लिखा? Which color letters are raised most? Which color letters are raised? On a paper, letters are written in red, yellow and violet color. And a transparent glass slab is kept over it. Which color letters are appeared raised most? किसने किसने कर लिया? अथवा गुप्ता नहीं हुआ? कौन से कलर के लेटर सबसे ज्यादा उठे हुए देखेंगे? क्यों बेटा? उससे क्या होगा? सबसे ज़्यादा अपरेंट डेप्थ किस में आ रही है? तो फिर तो वो सबसे कम उठा ना, फिर तो वो सबसे कम उठा। तो उससे पूछा कि कौन सा सबसे ज़्यादा रेज्ड हुआ? हाँ, ये पेपर है। इस पेपर पे मैंने कौन कौन से कलर में लेटर्स लिखे? रेड, येलो एंड वायलेट। इज इट करेक्ट? इनमें शब्द लिखे पड़े भैया, और इसके ऊपर मैंने क्या रख दी? इसके ऊपर मैंने क्या रख दी? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख दी। अरे रखी मैंने, उसके ऊपर मैंने ऐसे एक पारदर्शी कांच की प्लेट रख दी। और अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं यहां देख रहा हूं, तो कौन से कलर के लेटर्स मुझे सबसे ज़्यादा उठे हुए नजर आएंगे? बोलिए। हमने जो ये काम करना है वो क्लोज टू द नॉर्मल ही करना है। अभी भी अपने 3 सम्स वैसे ही करें, ठीक है? तो चलिए हो जाते हैं शुरू। अब आपको मालूम है जो अपैरेंट डेप्थ है वो होती है डी बाय म्यू। अब सबकी एक्चुअल डेप्थ तो सबकी सेम है। एक्चुअल डेप्थ तो क्या है? तो यहां तुमने क्या पाया? जो अपैरेंट डेप्थ है वो म्यू के क्या है? म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और साथ ही में जो म्यू है वो आप ऑलरेडी जानते हो वेवलेंथ के। ये जो तुमने रिलेशन देखा है, ये रिलेशन भर भर के यूज में आता है, भर भर के। दिस रिलेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड रिलेशन। अंडरस्टूड? अपैरेंट डेप्थ म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और म्यू वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखा था आपने परसों। तो इन दोनों के बेसिस पर क्या कंक्लूड हुआ? अपैरेंट डेप्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? अरे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, तो ए और सी क्या हो गए? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरी हाँ में हाथ तब तक मत मिलाना जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों इससे इत्तेफाक न रखें। मैंने कोई बात आपको ऐसी नहीं बताई जो नई है। मैं हर बात को बिल्कुल रूट लेवल से करता हूं, बिल्कुल रूट लेवल से। ये है और ये भी है। बोलो। तो अपैरेंट डेप्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई या नहीं हुई? कहो। ठीक है। अब तुम्हारे को क्या मिलेगा? इस बेसिस पर ये तुम्हारे पास आया। अरे आया कि नहीं? अब तुम बताओ, वायलेट की वेवलेंथ, येलो की वेवलेंथ और रेड की वेवलेंथ, इन तीनों में क्या रिलेशन है? किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है?
बोलिए, बहुत बेसिक सी बात है ये। और देखो तुम्हारी एग्जाम में क्या आएगा वो तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं तुमको, सन 2021 की नीट में, 2021 की नीट में सिर्फ इतना आया था, वो 4 कलर्स दे रखे थे तुमको और उसमें से पूछा था किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो हम इतना बड़ा ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, मैंने जब चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तब मैंने बोला ये फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 3 हफ्ते ले जाएगा ये। 21 दिन बहुत होते हैं, 21 दिन कोई चैप्टर कवर नहीं करता। और दिस इज द ओनली चैप्टर विच टेक्स 21 डेज। है इसमें इतना कुछ पढ़ने को, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जो नीट में आया 2021 में, वो क्या आया, सिर्फ 4 कलर दे रखे थे और उनमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी दे रखी है, सिर्फ इतना सा। मतलब सर पीटले आदमी के मैं इतने इतने दिन तक पढ़ता रहा, पूछा क्या उन्होंने, वो जो पहले दिन पढ़ा दिया था, बाकी अगले 20 दिन का तो कुछ था ही नहीं, वो भी पहले 1 घंटे में जो पढ़ा दिया था, ऐसी चीज़। और ये तो वो चीज़ें जो हम शायद 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, तो परीक्षा में कई बार ऐसे आते हैं, वो आपसे मतलब वो पेपर हम कई बार होता है कि किसी किसी को बोलते हैं ना कि अरे यार उसको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, पर वो धराशायी हो जाते हैं एग्जाम में, वो निपट जाते हैं एग्जाम में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम जब पेपर देखे अरे यार ये मेरे को आता था यार, पर वो जो ये मेरे को आता था ये कहने वाले बहुत से लोग होते हैं। थोड़ी सी हल्की सी एक मिस्टेक होती हुई कि क्वेश्चन में -1 मिल गया हमको, देर थोड़ी लगती है। कहाँ हम सही के 4 मार्क्स ला रहे थे, कहाँ हमको -1 मतलब 5 मार्क्स का घाटा हो गया। और 1 मार्क का इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी आगे चल के तुम्हें मालूम पड़ेगा। अभी मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ, वायलेट की वेवलेंथ कम है, येलो की ज़्यादा और रेड की और ज़्यादा है, बोलो है या नहीं है। तो फिर अपैरेंट डेप्थ ज़्यादा किस क्या का ऑर्डर क्या होगा, तो अपैरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा किसके आएगी, अपैरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा किसके आएगी, रेड यहाँ दिखाई देगा, येलो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर, और वायलेट कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि वायलेट की अपैरेंट डेप्थ सबसे कम आ रही है। दिख रहा है या नहीं, सबसे कम वायलेट की अपैरेंट डेप्थ आ रही है, मतलब वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा उठा हुआ नज़र आ रहा है। हर्षित समझ में आया, शीतल क्या हुआ भाई, यहाँ तुम्हारे पास में इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है या नहीं। तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए रेड की अपैरेंट डेप्थ ज़्यादा होगी, येलो की वेवलेंथ कम है इसलिए येलो की अपैरेंट डेप्थ और कम होगी, और वायलेट की सबसे कम होगी। तो वायलेट की अपैरेंट डेप्थ सबसे कम आ रही है, मतलब सबसे कम गहराई पर नज़र आ रहा है। मतलब दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्रियवंश में सबसे ज़्यादा उठा हुआ नज़र आ रहा है। कहिए, नोट इट डाउन। चलो भैया सुनना, यहाँ पर यू हैव अ कॉन्केव मिरर, ये तुम्हारे पास में कॉन्केव मिरर है, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ तुम्हारे पास में एक ग्लास स्लैब है। कौन सी स्लैब है, एक ऐसी ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। कितनी है, और ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, सुनाई नहीं दिया मुझको। ये क्या है, स्लैब ग्लास स्लैब है जिसका म्यू ऑब्वियसली 1.5 होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है, मेरे से पूछा है कि ये डिस्टेंस बताइए जनाब, दिस डिस्टेंस लेट इट बी x, डिटरमाइन दिस डिस्टेंस। आपको ये डिस्टेंस बतानी है, x की वैल्यू गिवन। क्या बादल गरज रहे हैं, बादल क्यों गरजते हैं, तो ये x की वैल्यू बतानी है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो फाइनली ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ही बने। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बने, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। अंडरस्टूड, बताइए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x
determine the value of x such that final image of object coincides. Determine the value of x so that final image of object coincides with the object itself. Final image coincides with the object itself. Final image of object coincides with the object itself. हमें x की वैल्यू बतानी है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज क्या करें. Can somebody say how exactly I will proceed? अब इस प्रॉब्लम के को सॉल्व करना एक काफ़ी लंबा होता है. आनंदाज ध्यान दीजिए. दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट, इसका कोई छोटा सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन काफ़ी. हाँ बोलो. बहुत बढ़िया बात है. पर अगर ऐसा था तो फिर तुम्हें लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम बनती, तुम डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू बता दो क्या आ रही है. बोलो बोलो शाबाश. क्या बचा बताओगे? बहुत बढ़िया, बताओ करो भैया. देखो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है बताता हूँ तुम्हारे को. ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबी प्रॉब्लम है, खासा टाइम खाएगी. पहला काम क्या करना होगा, आयुष ध्यान दो. पहला काम क्या करना होगा, ये लाइट रे गई. अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसे चली जाती. अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती. पर ये मीडियम चेंज हुआ, लाइट रे बेंड हुई कि नहीं हुई, और ये फिर वापस से ऐसे गई. अब यहाँ कौन रखा हुआ है तुम्हारे पास में, मिरर रखा हुआ है कि नहीं. तो ये लाइट रे क्या होगी मालूम है, लाइट रे जाकर मिरर पे पड़ेगी. कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने. सबसे पहला काम क्या करना होगा तुम्हारे को सॉरी, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट पे लाइट रे पड़ी, लाइट रे गई, इसमें पहले इस स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं. सबसे पहले किससे रिफ्रैक्शन हुआ, स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ. और स्लैब से रिफ्रैक्शन के बाद फिर क्या हुआ, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ. अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, लाइट रे वापस से स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा. आपने क्वेश्चन किया था अभी ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जिसमें आपको मैं याद दिला दूं, एक कॉन्केव मिरर था, एक कॉन्वेक्स मिरर था. और उसमें मैंने बोला था कि पहले कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, और दोनों वो फाइनल इमेज की पोजीशन पूछी थी तुमसे, याद आया. फिर मैंने ही तुमको उसका एक क्वेश्चन दूसरा बना कर देता. एक तो तुम्हारे मॉड्यूल में था और एक तुमको मैंने बना कर देता कि पहले तुम किससे करो. मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, मैं पिछले 45, 46, 47 सालों के IIT JEE के पेपर अगर उठा लूँ, मैं अगर JEE मेंस के पेपर उठा लूँ, मैं अगर नीट के पेपर उठा लूँ, ठीक है, और मैं कोई भी क्वेश्चन तुमको बताऊं तो तुमको बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन का देखो उस तरह का क्वेश्चन अपन ने वहाँ से किया था कि नहीं. क्योंकि देखो रूट बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हमेशा वही काम आते हैं. मैं हमेशा वो जो बोला करता हूँ, बेटा मेरी कॉपी पढ़ो, मेरी कॉपी करो, मेरी कॉपी करो. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कॉपी में जो क्वेश्चन था वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा. उसके फंडामेंटल्स यूज में आएंगे. हम प्रॉब्लम जब करते तो मैं प्रॉब्लम करते समय तो बता सकता हूँ कि देखो उस तरह की प्रॉब्लम हमने करी थी. समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं. हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें पहले कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन करवाया, फिर कॉन्वेक्स से, और इसका उल्टा मैंने करवाया था तुम्हारे को. बिल्कुल छपे हुए रहना चाहिए दिमाग में चीज़ें बेटा. जैसे तुम्हारे को बाकी सब चीज़ें ध्यान रहे कि हाँ अपने को इतने समय खेलना है, अपने को ये करना, अपने को वो करना, वो सारी चीज़ें करो. मैं कोई मना नहीं कर रहा तुम्हारे को. एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू डू, यू डू फॉर योर रिक्रिएशन, बट यू आर हेयर फॉर स्टडीज दैट यू शुड नेवर इग्नोर. अंडरस्टूड. ये वैसा ही है.
सबसे पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर पे लाइट रे पड़ेगी, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वापस से क्या होगा, स्लैब से रिफ्रैक्शन, और फिर फाइनल इमेज बनेगी। और यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा लंबा है क्योंकि पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाओ, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन करवाओ, फिर स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाओ। बोलो। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को इतना आसान करा दिया कि एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ रहा है, सिर्फ एक स्टेप में। और इस तरह का प्रॉब्लम जेईई में या नीट में बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हुआ क्या, ये ऐसा गया। अब मिरर क्या करेगा, इसका मिरर इसका रिफ्लेक्शन करेगा, और जब रिफ्लेक्शन करेगा तो ऐसे कुछ मिरर से लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद आएगी कि नहीं आएगी। पर इन्होंने इसको आसान कर दिया कि ऐसे नहीं आएगी। इन्होंने क्या करा मालूम है, इन्होंने बोला कि इमेज वही बन रही है, तो इसका मतलब एक ही है कि अगर जहां ऑब्जेक्ट था इमेज वहीं बनी है, इसका मतलब हो ना हो लाइट रे ने अपने पाथ को क्या करा होगा, रीट्रेस किया होगा, और ये इस तरह से बन रही होगी। बात समझ में आई। क्वेश्चन बड़ा लंबा सा है, पूरा एक पेज सॉल्यूशन का खा जाएगा, पूरा एक पेज सॉल्यूशन का खा जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको सिंपल एक स्टेप में करने का तुमको दे दिया कि बेटा तू पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन करवा, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन करवा, फिर स्लैब से रिफ्रैक्शन करवा। होना ऐसा ही है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक ऑर्थोडॉक्सी मेथड वो यही है। लेकिन मैंने क्या करा, पहले इससे करवाया। अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कुछ ऐसी जाएगी, पर नहीं जाएगी, वैसा का वैसा ही पाथ फॉलो करेगी। और अगर आपने एक जगह पर रिवर्स मारा तो दूसरी जगह भी रिवर्स हो जाता है। ये परसों मुझे पढ़ाया गया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट के नाम से। बोलो पढ़ाया गया था कि नहीं। ठीक है भैया। अगर एक जगह तुमने रिवर्स मारा, वो हर जगह ही क्या करेगा, रिवर्स करेगा। बोलिए, तो ये फिर ये बोलो। और मिरर ने लाइट रे को रीट्रेस मारा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो मिरर को क्या लगा, लाइट रे कहां से आ रही है, मिरर लाइट रे को रीट्रेस मार रहा है। और मिरर लाइट रे को रीट्रेस तब मारता है जब मिरर पे लाइट रे कैसे इंसिडेंट हुई हो, नॉर्मली। तो मिरर को ऐसा लगा होगा, लाइट रे उसको ऐसे आती हुई नजर आई, तो मिरर को ऐसा लगा होगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं। मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, मैं तुमसे मार पीट के तुमसे हाँ नहीं मुगलवा रहा हूं। चीज़ों को डाइजेस्ट करो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही जब चीज़ें दिमाग में चली जाए तभी बोलना, उससे पहले मत बोलना। मैं 5 बार समझा दूंगा। भाई मैंने तुमको क्या बोला था कि लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रही होती है, मुझे ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ नजर आता है, भले वहां पर ऑब्जेक्ट हो या। एक बहुत छोटी सी बात जो तुमने सुनी हुई होगी, मैं यहाँ से देख रहा हूँ आसमान में, मुझे कोई तारा नजर आ रहा है कि तारा वहाँ है, पर हो सकता है तारा वहाँ ना हो, या तारा हो ही नहीं, दुनिया में ही अस्तित्व नहीं, उसका खत्म हो चुका हो। क्योंकि तारे से जो लाइट रे निकली थी वो करोड़ों अरबों खरबों साल पहले निकली थी, इतनी दूर है वो स्टार मेरे से। उससे जब लाइट निकली तो वो पहुंची अर्थ पे, आज अब पहुंची, तो अब मुझे वो नजर आ रहा है। हो सकता है वो तारा तो क्या हो चुका हो, विलुप्त हो चुका हो, इट मे हैव बीन डिसअपीयर्ड से। पर वो चूंकि तुमको उस डायरेक्शन से आता हुआ नजर आया, तुम्हें लगा अच्छा वो तारा है। कहिए समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। जिस डायरेक्शन से लाइट नजर आती है हमको, ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन, हमको ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ नजर आता है। अब जब मैंने यहां से देखा, मिरर ने देखा, तो मिरर को क्या लगा, लाइट रे कहां से आई है, मिरर को लाइट रे कहां से आती नजर आई, यहां से नजर आती है। आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। और लाइट रे को वो रीट्रेस मार रहा है, मतलब पक्की बात है कि वो कहां से नजर आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहो समझ में आई मेरी बात। आजा युवराज। देवांशु क्या हुआ बेटा, लाइट रे ऐसी गई, फिर इससे ऐसी हुई, फिर वापस से ऐसी हुई, ये मिरर पे पड़ी। अब मिरर रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे को कुछ ऐसे भेज देगा, ये जा, रिफ्लेक्शन के बाद वो भेजेगा। लेकिन बात यहां पर उन्होंने क्या बोली है, उन्होंने क्या बोली है बात कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है। तो मतलब जब भी कभी तुम्हारे पास में ऐसा प्रश्न बने, और ऐसा प्रश्न बनता है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट,
मिरर की इमेज जो है कार्तिकेय वो ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है, तो इसकी एक ही है, इसकी एक ही शर्त है, क्या है आयुष, कि मिरर पर जो लाइट रे आई होगी वो कैसे आई होगी, नॉर्मली आई होगी, फिर भले वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। समझ में आ रही है मेरी बात? मिरर को क्या लगेगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, नॉर्मली आ रही है, और नॉर्मली कब आती है, जब वो कहाँ से आ रही हो, तो मिरर पर जो लाइट रे आई वो ऐसी नजर आई। बोलो समझ में आया? तो मिरर पर लाइट रे कहाँ से आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये किसके कारण हुआ, ये इसके कारण हुआ। और सबसे कल आखिर में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दो तो वो कितनी शिफ्टिंग मारता है, कितनी शिफ्टिंग मारता है, वो शिफ्टिंग मैंने कल तुमको बताई थी मैंने, टी इंटू कितनी, टी क्या उसकी थिकनेस 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू कितना, कितना आया 15 इंटू 1 बाय 3 कितना आया, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये कितना है, ये 50 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 है, तो फिर तो वो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार। मैं समझा था तभी तो रुका था बेटा मैं, ठीक, इट इज माई मिस्टेक, अदरवाइज ठीक है, ये समझ में आया। वो एक्चुअली एफ ले लो उसको, एफ, सॉरी सॉरी, वो डाटा मैंने ऐसा दिया, अदरवाइज तो हो नहीं पाएगा। एफ की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब 50 में से वो 30 है, ये 15 है, तो बाकी कितना बचा, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5 और 5 कितना हो गया, तो मैं एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बस। समझ में आया? ऐसे सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, पहले इससे रेफ्रैक्शन करवाओ, फिर इससे रिफ्लेक्शन करवाओ, फिर इससे रेफ्रैक्शन करवाओ। रादर मैं एक ही स्टेप में कर पा रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक मुझे ये अपनाना है, और ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें ढेरों मिलती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड करती है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब मिरर पे लाइट रे नॉर्मली आई है, मतलब मिरर को ऐसा लग रहा है जैसे लाइट रे कहाँ से आ रही है। और ये शिफ्टिंग क्यों हो पाई भैया आयरेश, बिकॉज ऑफ यू केप्ट इट डाउन, पाँव लगेगा फिर वो सारा रेगुलरिटी टूटती, कंसिस्टेंसी टूटती है पूरी। अभी समझ में आया? तो ये शिफ्टिंग किसके कारण आई, स्लैब के कारण आई ना। और कितनी शिफ्टिंग थी, सब आखिर में मैंने बताया था तुम्हारे को लास्ट 2 मिनट में, याद हो तो कितनी शिफ्टिंग आ रही है भैया। वो जब सब ब्रेक पे जा रहे थे, मेरे को भी ब्रेक पर जाना था, ठीक है भैया। तो ये कितना आ गया, ये 5, तो ये आ गया 5, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस 50, उसमें से ये 30 है, ये 15, तो बाकी कितना बचा। ऐसी प्रॉब्लम्स आगे भी आती रहेंगी, अंडरस्टूड। डन, चलो। यू हैव दिस प्लेन मिरर, ये तुम्हारे पास में कौन है भैया, समतल दर्पण। इसके सामने तुमने एक स्लैब रखी, चलो ये स्लैब रख दो। स्लैब की थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, म्यू इसका 3/2 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एंड यू हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। तुम्हारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस तुमको दे रखी है, चलो एक काम करो 30 सेंटीमीटर दे रखी है भैया, बोलो। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, डिटरमाइन द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की फाइनल पोजीशन की वैल्यू बताइए भैया, करिए आप। मिरर के स्पेक्ट में बता दो, मिरर से कितनी डिस्टेंस में बनेगी। देखो सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम देखो भैया, ये नहीं होती तो क्या होता, सीधे निकल जाती। ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, सुनाई नहीं पड़ता मेरे को यार, भैया बहरा हूं मैं। पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ रे,
स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं? स्लैब से, ये स्लैब से रिफ्रैक्शन ऐसा हुआ। रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं तुमको पहले ही बोला था कि हमारे टाइम पर जेई में सब्जेक्ट होती तब सब आता था कि रे डायग्राम भी बनाओ उसका, ठीक है। एनीवेज, बट हमको अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ तो मिरर को क्या लगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है? मिरर को क्या लगेगा, लाइट रे यहाँ से आ रही है। सुनाई नहीं दिया मुझको? अब यहाँ जहाँ से आ रही है उसको मैंने नाम दे दिया I1। और ये कितना होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने, T/1 - 1/μ। अब ये तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, कितना? 5। बोलो, तो ये 5 हो गया, तो बाकी कितना बचा? सुनाई नहीं दिया मुझको? ये कितना है? ये क्या है? तो मिरर रिफ्लेक्शन मारेगा, और मिरर रिफ्लेक्शन मारेगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बनेगी कहीं I2। कितने डिस्टेंस पे बनेगी इससे? 90 पे बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों 90 पे बनेगी? ये कितना है? 25 + 15 + 50 कितना आया? 90। हो गया? हुआ कि नहीं? अब उसके बाद मालूम है क्या होगा? लाइट रे पहले स्लैब से रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट के बाद में रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुई तो वापस से फिर ये प्लेट में, ये जो स्लैब थी, ये स्लैब अड़ंगा डालेगी कि नहीं डालेगी? तो अब यहाँ पर क्या होगा भैया, ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं? तो वापस से स्लैब आएगी। तुम बोलो सर स्लैब तो यहीं खत्म हो गई, उसके ऊपर से जा रही है। तो ये तो एक रफ रे डायग्राम बनाया मैंने। ये मिरर रहा, बोलो रहा कि नहीं? ये रही वो स्लैब, ठीक है। यहाँ क्या रखा है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से लाइट में गई, ये ऐसे ही डेविएट हुई, फिर ये ऐसे ही डेविएट हुई, हुई कि नहीं हुई? फिर मिरर से क्या होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद में वापस से स्लैब आएगी कि नहीं आएगी? तो मिरर को क्या लगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है? I1 से। ये डिस्टेंस कितनी थी? ये कितना आया? 15 × 1 - 1/μ कितना है? तो बाकी कितना बचा? ये कितना और ये कितना? कितना आया? 90। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मिरर कितने डिस्टेंस पे इमेज बना देगा? 90 बनाएगा। तो ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे ऐसे निकल गई, निकली कि नहीं निकली? अभी फिर से क्या होगा, स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेगा स्लैब? स्लैब उसको पास में लाएगा। मैं यहाँ से जब देखूंगा तो स्लैब उसको पास में लाएगा कि नहीं लाएगा? तो स्लैब वापस से शिफ्टिंग करेगा, और कितनी शिफ्टिंग करेगा? I3। और फिर ये वापस से कितना होगा? 15 × 1 - 1/μ कितना आएगा? ये सुनाई कम पड़ता है मेरे को। तो यहाँ से फाइनली इमेज जो बनी वो मिरर से कितने सेंटीमीटर बनी? 85 सेंटीमीटर पे। बोलो समझ में आई बात? पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाया, फिर मैंने मिरर से करवाया, और फिर वापस से स्लैब। बोलो भैया, अथर्व गुप्ता समझ में आया? तो आपने से मिरर से फाइनली पूछा है, तो मिरर में फाइनली इमेज कहाँ बना देनी है? अब देखो, पहले लाइट रेस से टकराई, पहले इससे स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस से स्लैब से, और फिर रिफ्रैक्शन के बाद फिर तो लाइट रे निकल गई। फिर तो कोई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होना उसका, होना है क्या? तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? ठीक कर लीजिए। होगा रिफ्रैक्शन किसका होता है? लाइट रे का होता है या ऑब्जेक्ट का? तो तुम बोलो वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ, लाइट रे तो आई ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी उसको, करेगी या नहीं? हाँ,
हम लोग कहीं से भी देखें, हमसे फाइनल इमेज मिरर के एस्पेक्ट में पूछिए, फाइनल इमेज मिरर से पूछिए हमसे। तो वो आप ये मत देखो कि आप मिरर आप यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो, दैट इज नॉट द थिंग। तुम कहां से देख रहे हो वो तो ही ना मैटर करता है। तुम ये इससे मैटर नहीं करता भैया, जैसे तुम कौन के मिरर के सामने तुमने ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तुमने बोला इमेज फोकस पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। वहां तुमने कहीं पर भी ऐसा कोई वर्ड यूज किया था कि हम कहां से देख रहे हैं? दैट इज इमैटेरियल फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग द ऑब्जेक्ट। ओनली टू थिंग्स मैटर, वेयर मिरर इज केप्ट, वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। अंडरस्टूड? ये छोटे छोटे से मिसकॉन्सेप्शन है, आप पूछते रहोगे तो अच्छी बात है। समझ में आया? अरे बोलो। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करूं क्या? मैंने अभी क्या करा था, देखो स्लैब रखने के बाद में ना जो पोजीशन है उसमें शिफ्टिंग आ जाती है। स्लैब रखने के कारण जो पोजीशन है उसमें क्या आ जाती है, अपन इसको ऐसा दूसरा अल्टरनेट बनाते हैं कि अपन क्या करते हैं, मिरर को शिफ्ट करते हैं। किसको शिफ्ट करते हैं? जरा दिमाग लगाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप जिनको समझ में आना होगा उनको समझ में आ चुका कि आप किसकी शिफ्टिंग करोगे भैया? धुरंधर, जल्दी से करो, मिरर की शिफ्टिंग करो। सिंपल, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। देखो क्या हुआ, किस तरह रिएक्शन हुआ। ये तुम्हारा क्या है, बोलो। ये स्लैब रखी मैंने इसके सामने, रखी या नहीं? और यहाँ क्या कौन रखा हुआ है? यहाँ कौन रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर है? ये कितना? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरह से सोचूं तो मिरर मुझे कहाँ नजर आएगा? एक्चुअली मिरर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर पर था? ये कितना था? जब मैं यहाँ देखूंगा तो वो मिरर को शिफ्ट कर देगा आगे। कितना शिफ्ट कर देगा? मिरर को यहाँ ले आएगा। वो ले आएगा कि नहीं ले आएगा? एक्चुअली मिरर वहाँ रखा हुआ है पर मिरर मुझे कहाँ नजर आएगा? यहाँ पर। कितने सेंटीमीटर पर? शिफ्टिंग कितने की आएगी? अभी शिफ्टिंग अपन निकालेंगे, वही आएगी 5 की। बोला आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर हो गया? 30 प्लस 15 प्लस कितना? कितना है ये? सॉरी कितना है ये? 45 और 15 60 पर। 60 और 30 कितना? तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ से 90 पे बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं आ समझ में? इमेज कहाँ बनेगी? इमेज 90 पे बनेगी। और 90 तो फिर यहाँ से कितना? यहाँ से कितना? एक ही स्टेप में काम हो गया। नहीं आ समझ में? मैंने मिरर ऑब्जेक्ट को फिक्स करके किसको शिफ्टिंग कराया? मिरर को। देखो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार में दिमाग में चिपकने वाली नहीं है। मैं तुम्हारे को कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है भैया, लेकिन तुम अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे जीवन में कई बार क्षण आएंगे, अभी तो ये है, लेकिन ऐसे जीवन में भैया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे जीवन में कई बार ऐसे इंस्टेंट आते हैं जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ जरा वो भी तो देखो मेरी काबिलियत क्या है। होता है कई बार कि अपन लकीर के फ़कीर बनकर काम करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग कर गए अपन उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। समटाइम वी आर देयर, ठीक है भैया। तो वो जैसे वो मोदी से पूछा था कि वो भैया वो ध्यान व्यान पर चले जाते हो तो क्या करते हो आप? तो वो दिवाली के टाइम पर जाते हैं ना, वो सैनिकों के साथ में दिवाली बनाते हैं। तो पहले एक टाइम पर क्या करते थे, बोले मैं ध्यान करना चाहता था। बोले ध्यान से क्या फ़ायदा होता? तो मैं बोले मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता था मैं। तो कई बार होता है जैसे वो अपने मार्क जुकरबर्ग और कौन स्टीव जॉब्स, वो कहाँ आए थे? वो करौली वाले बाबा, करौली वाले बाबा ही नाम है ना वो शायद से, नीम करौली वाले बाबा। तो बड़ी फेमस हो गई वो जगह तो वैसे भी अब बहुत ज़्यादा, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ जाते रहते हैं कि वो अपने आप को क्या करते हैं वहाँ जाकर, वो कुछ नहीं, वो ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान में क्या एक्सप्लोर करते हैं। अभी जैसे वो मैंने तुम्हें बताया था, वो मेरा स्टूडेंट है दीपक ठाकुर, मेरा जूनियर भी, वो IIT दिल्ली का ही केमिकल ब्रांच का। तो उसके साथ का मिल गया था अभी अंकित शर्मा और मेरे को। तो वो अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, शायद संडे की। तो वो मिल गया था। तो उस समय कि
क्या कर रहा है अभी दीपक, क्या कर रहा है, तो वो अभी वो सदगुरु के साथ में, वो सदगुरु तुम जानते हो वो कोयम्बटूर वाले, तो वो अब वो नेपाल डिवीजन का हेड है वो दीपक, जो उन्होंने नेपाल में अपना आश्रम वगैरह शुरू किया है, तो उसका क्या है वो हेड है वो। उसका नाम भी अब कुछ और नाम वाम रख दे दिया उन्होंने, गुरुजी ने उनको, तो वो करता है वो। अब तो वो बड़े बड़े बाल और बिल्कुल एकदम साधु सन, वो तो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा है डे वन से ही, मतलब वो सब घर बार सब छोड़ छाड़ के, अच्छी खासी जॉब थी उसकी, शेल में जॉब थी उस टाइम, उसका 25 लाख का पैकेज था उसका उस टाइम, मतलब अभी से तुम मान के चलो मिनिमम से मिनिमम 11 साल पहले, ठीक है। वो मेरे पास कौन सी बैच में था, 2007 की बैच में था वो, 2007 में IIT में गया था वो, ठीक है। 2011 में उसने किया और 2 साल जॉब करी उसने, तो वो शेल में था उस समय, उसका 25, केमिकल इंडस्ट्री में एक्चुअली पैसा रहता ही है, खासा पैसा है। तो वो क्या है भैया, वो बताते कि वो जैसे उनका वो चलता है, इनर इंजीनियरिंग कोर्स चलता है उनका, तो इनर इंजीनियरिंग में वो वही करते हैं बेसिकली, वो अपने आप को एक्सप्लोर ही करते हैं और कुछ नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने उसको बताया कि मैंने कोशिश करी थी 1-2 बार, जब वो कोविड हुआ था तब मैंने भी कोशिश करी थी कि मैं भी ज़रा ध्यान वान करूँ थोड़ा बहुत, पर मेरा लगता ही नहीं ध्यान, मेरे से नहीं हो पाता। मैं देखता था, मतलब IIT में भी कहीं कुछ लोग क्या करते थे, पर मैं तो कहीं और ही ध्यान चला जाता है मेरा, तो कहाँ जाता है, ठीक है। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, मतलब अपने ध्यान को एक जगह ला जा पाना बड़ा, क्योंकि हम भटकती हुई आत्मा हैं जो भटकते रहते हैं इधर से उधर। चलो भाई वापस से यहाँ आ रहा हूँ, एक ही स्टेप में काम हो गया। क्या करा मैंने, मिरर को शिफ्ट कर दिया, तो अपन ने मिरर को शिफ्ट कर दिया, मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, 90 पर, तो इमेज कहाँ बनेगी 90 पर, बोलो बनेगी या नहीं, तो ये कितने डिस्टेंस हो जाएगी, अंडरस्टूड बोलो। हर केस में होगा, तुम मुझे ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ध्यान वही है। क्या हुआ, सदगुरु एक पैदा हुआ है तो ललित साधना भी एक ही पैदा हुआ दुनिया में, ठीक है। चलो इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये 40, ये एक ऑब्जेक्ट, पैंतीस सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, रखा। बोलिए आपको क्या करना है, आपको फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है, समझ गए। आपको क्या बतानी है, फाइनल इमेज की, बताइए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाऊं। देखो पहली अप्रोच मैंने स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाया, ये लाइट में गई और फिर गई, मिरर को क्या लगा, लाइट में कहाँ से आ रही है, यहाँ से। OI1 कितना आएगा, आया कि नहीं, तो ये I1 मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी, I1 मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब मिरर से रिफ्लेक्शन करवाओ, मिरर से रिफ्लेक्शन कराओगे 1/V प्लस 1/U, और U की वैल्यू कितनी, ये 30, 15, 45 और 40, -85। इसको कैलकुलेशन को मैं थोड़ा आसान कर सकता हूँ, मैं एक काम करूँ, आंसर उससे भी आ जाएगा, बट कैलकुलेशन वर्क को मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। इसको एक काम करो, इसको 40 कर लो,
तो इसको 40 कर लोगे तो वर्क विल बिकम लिटिल इजी। ये कितना हो जाएगा? वो 90 हो जाएगा। तो एलसीएम वेलसीएम लेना आसान जाएगा और कुछ नहीं। इससे भी निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है अभी? -45। बोलो आया? नहीं आया समझ में? भाई पहला काम तुमने क्या करा? पहला काम तुमने स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाया। स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाया तो ये 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग आएगी या नहीं यार? मिरर को क्या लगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? मिरर को क्या लगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? तो I1 मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगा? I1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब ये हो गया कितना? ये 40 था तो बाकी कितना बचा? ये 35। तो ये 35 और 15 50 और 40 तो इमेज बनी है। मिरर ने इमेज क्या बनानी है? 90 पर बनानी है। बोलो बनानी है कि नहीं? तो ऐसे 90 पर इमेज बनेगी। 90 पर मतलब कहाँ पर? फोर्टी 45 पर। 45 का यहाँ आएगा। फिर से वापस से क्या होगा? लेकिन अब स्लैब में जब लाइट जाएगी तो स्लैब से वापस से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो वो और वापस से शिफ्टिंग कराएगा। वो कितनी शिफ्टिंग कराएगा? तो ये शिफ्टिंग जो आएगी अगली बार की शिफ्टिंग वापस से कितने की आएगी? तो मिरर से कितने सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी? 50 पर। बोलो नहीं आ समझ में? पहले स्लैब से रिफ्लेक्शन करवाया, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन करवाया, फिर स्लैब से वापस से क्या करा? रिफ्लेक्शन करवाया। बोलो कृष्ण समझ में आया? आर्यन सिंह समझ में आया नहीं आया? भाई पहले तुमने स्लैब से रिफ्लेक्शन करवाया, 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग आई, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन करवाया, 45 पर इमेज बनी। और फिर वो जो है अब ऐसा नहीं कि 45 पर इमेज बनी, वापस से देखो लाइट रे जब जब कभी किसी सरफेस से टकरा कर लौटेगी तब तब अपने को काम करना पड़ेगा, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब भी अपने को काम करना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरीके से फाइनली जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज वो कहाँ बनेगी? मिरर से। ये फाइनल इमेज बनी। मिरर से कितने सेंटीमीटर पे बनी? बोलिए 50 सेंटीमीटर। कहिए तुम्हारे जान में थोड़ी सी जान आई। बहुत। इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले देखिए अपन ने किसको शिफ्टिंग कर दें? मिरर को। अगर मैं मिरर को शिफ्टिंग करूं, लिसन, इफ आई शिफ्ट मिरर, तो मिरर यहां आ जाएगा। कितना शिफ्टिंग होगा मिरर का? मिरर की शिफ्टिंग कितने की आएगी यहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा होगा? ये मिरर की नई पोजीशन है। ऑब्जेक्ट मिरर से कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? 90 पर। अरे बोलो ना यार। ये तो इमेज की पोजीशन कितनी आ गई? -45 आई कि नहीं आई? माइनस मतलब इससे 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। बनेगी? बनी है। माइनस साइन मतलब सामने बनी ना कि नहीं? कितने सेंटीमीटर पर? 45 पर। कहो 45 पर बनी। बनी और फिर क्या हुआ? एक्चुअली मिरर कहाँ रखा था? तो यहां से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 45 + 5 कितना? 50। कौन सी मेथड आसान है? मिरर को शिफ्टिंग, सेकंड वाली मेथड। बोलो नहीं आ समझ में? समझ में आई बात? भैया रिपीट। हम क्या करें? हम पहले इससे रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। रादर हम एक काम करें, मिरर को शिफ्टिंग करा दें। मिरर की कितने की शिफ्टिंग हुई? 5 की हुई या नहीं हुई? तो इस नए मिरर से ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे? 90 पे। तो इमेज इसने 45 से बनानी है।
-45 मतलब सामने बनानी है, तो इस पोजीशन से 45 मीटर सामने, तो यहाँ इधर से 45 सेंटीमीटर सामने, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। अरे कहो ठीक। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर स्लैब से रिफ्रैक्शन। रेदर क्या करूं मैं? मिरर को शिफ्ट कर दो। ये मेथड आसान है। अभी जो सबसे पहली प्रॉब्लम गई थी जिसमें ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन पे, इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोइंसाइड कर रहा था, उसको जरा इस मेथड से करके देखो। इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ही कोइंसाइड कर रही थी, जरा उसको इस मेथड से करके देखो। हो गया? इसमें मिरर को शिफ्टिंग कर दो। मिरर यहाँ पर था, बट मिरर कहाँ नजर आएगा? यहाँ पर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? कितना शिफ्टिंग आएगा? 5 सेंटीमीटर। अब इमेज वहीं के वहीं बन रही है, मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कितना? x + 15 + 25 किसके बराबर होगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। भाई मिरर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करो, पहले स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाओ, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर स्लैब से। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे पास? मिरर को शिफ्ट कर दो। तो मिरर को शिफ्ट कर दिया अपन ने, अब इमेज वही बन रही है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वो क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा वो उसका? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये x + 15 + 30 कितना हो? +25 सॉरी 25 क्यों? क्योंकि ये 30 था, 30 में से ये 5 चला गया, तो बाकी कितना बचा? = 50। तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई? नहीं आ समझ में? ठीक है। मैं तुम्हारे को ये लो एक क्वेश्चन और कर लो। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे पास में एक टेबल है। क्या? एक टेबल, इधर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर। क्या रखा हुआ है? एक कॉनकेव मिरर। ठीक है। इसे भरा है तुमने पानी से। इट इज फिल्ड विथ, काय से भर दिया तुमने इसको? पानी से भर दिया। अरे भर दो यार, भरा कि नहीं भरा? हाँ, उसके अंदर भरा, कहाँ से गिरेगा? इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे कितनी ऊंचाई पर रखूं मैं, ये हाइट आपको बतानी है, जबकि आपको ये बोला है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे बन रही है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? समझ गए? आपको एक काम करना है, वो पानी से भरा हुआ है। काय से भरा हुआ है वो? आप h की वैल्यू बताइए। बताइए। चलिए यार बेटा, अब यार ऐसा मत मजाक कर यार। बताइए भैया फटाफट से, जल्दी। चलो इसको करने से पहले एक काम करो, तुमसे ये बनेगा नहीं डायरेक्टली, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ मैंने स्लैब नहीं रखी है ना, तुमसे डायरेक्टली नहीं बन पाएगा। यू डू वन थिंग, अभी एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं अपन। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हारे को, उसके बाद तुम करना इसको। रुक जाओ। अभी तुम्हारे पास में अपन ने क्वेश्चन, जैसे अपन कल से जो पढ़ते जा रहे हैं उसमें क्या है, इनफैक्ट हाँ कल से ही पढ़ रहे हैं ना, परसों से पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और व्यूअर काय में? रेयर मीडियम में। तो डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ कितनी आती है, शिफ्टिंग इन डेप्थ कितनी आती है, कल ही पढ़ा था अपन ने, सॉरी। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है और व्यूअर किस में है? अब मैं उल्टा करता हूँ, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट काय में?
जैसे यहाँ मेरी बात सुनो, ये पानी है, ये लिक्विड है कोई, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इससे कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। अब जब तुम यहाँ से देखोगे इसको, मीडियम चेंज अगर नहीं होता तो लाइटें कैसे निकल जाती, सीधे निकलती या नहीं, सुनाई नहीं दिया मेरे को। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी उसकी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आएगा, उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, अरे उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, एक्चुअल हाइट h है, लेकिन दिख कितनी हाइट पर है वो, ये है कौन सी हाइट, अपैरेंट हाइट। आपको ये गिवन है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और इसका कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका कितना है, आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, h s डैश और म्यू में रिलेशन, h s डैश और, हो जाओ शुरू। जैसे कल अपन ने डेप्थ में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, डेप्थ में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, वैसे हाइट में करना, करिए, देख लेते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे अपन, ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ऐसा, अरे बोलो, फिर क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को अपन ने नाम दे दिया था कुछ, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया ओ, इमेज को क्या नाम दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, इंसिडेंस रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे क्या नाम दिया, और रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया वो कितना है या नहीं। अब अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, और अगर ये वाला एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, और अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा। नहीं आया समझ में, हाँ में हाँ मत मिलाना भैया, दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसी की वैसी एनालॉजी सारी चल रही है। इंसिडेंट रे ने भैया ये नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करा, ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे क्या लिखा, आई, बोलो। अब अगर ये एंगल आई है तो ये भी कितना होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ने इधर कितना एंगल बनाया, इफ इट इज आर देन दिस इज आल्सो आर, बोलो ठीक है। अब तुम कौन सा ट्रायंगल लेते हो, ये क्या है, ओ है, ये कौन है, और ये कौन है, और ये कितना है, और ये क्या है, तो tan i इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी अपॉन एच, बोलो है कि नहीं। तो ए बी की वैल्यू कितनी, एच tan i है कि नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा है, कहो। उसके बाद तुमने क्या कहानी देखी, आई ए बी, ये आर, तो tan r इज इक्वल टू कितना, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये tan r, ए बी की वैल्यू कितनी है, और ये एच डैश है, बोलो। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एच इंटू कितना, tan i अपॉन tan r, बोलो है या नहीं। एच डैश इज इक्वल टू कितना, एच tan i अपॉन tan r। ए बी अपॉन आई ए, ठीक है।
अभी ठीक है? नहीं आ समझ में? पढ़ इधर, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से एस आ गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अदरवाइज फिर वही बात करेंगे हम, जब एंगल बहुत छोटा होगा तो हमने क्या देखा था, हम tan i की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं। देखो ना क्या है कि ये डेरिवेशन से लोग बचते हैं। तुम्हारी जो प्रतियोगी परीक्षा है ना भैया, इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहती है मालूम है? इसमें सबसे बड़ी बात होती है अप्रोच, और कुछ नहीं। इसमें अप्रोच रहती है। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो शुरुआत के 2 महीने तो मैं ट्रिग्नोमेट्री करता रह गया था, ऐसा लोनी। बताया था मैंने तुम लोगों को, ऐसा लोनी की ट्रिग्नोमेट्री की बुक होती है, ठीक है भैया। मैं पहले 2 महीने तो वही करता रह गया, हमें मालूम ही नहीं होता ना एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कैसे करना है। और अकल कई बार इतनी लेट आती तब तक टाइम निकल चुका होता है। मैं आपको ये काहे करवा रहा हूँ, काहे मेहनत करवा रहा हूँ, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स करोगे तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी कई बार। आपको अगर नहीं मालूम कि tan i को आप sin i लिख सकते हो तो फिर आप अटक रुक जाओगे, वहीं गाड़ी रुक जाएगी आपकी। tan r को आप sin r लिख सकते हो, गाड़ी रुक जाएगी आपकी। मैं काहे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कहो ये आ गया। इस तरह से लिख दिया अपन ने, पर ये फार्मूला कब लगेगा? जब i और r क्या हो, जब थीटा बहुत छोटा होता है। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। ये बिल्कुल चिपके हुए रहना चाहिए। आपकी कॉपी में लिखा हुआ एक एक शब्द आपको 10-10 बार पढ़ना है। मैं तुम्हारे को सीधी सीधी बात बताता हूँ, तुम एक बेसिक कैलकुलेशन समझ लो। मैं बिल्कुल 11th क्लास की बिगिनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम्हारे पास में अगर पूरा 2 साल लेकर चलते हो ना तुम, 2 साल पूरे, तो तुम्हारे पास 730 दिन होते हैं, 730 डेज शार्प। और कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो 730 पूरे दिन पढ़ता है। पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ते हम। बीच में भैया बहुत सारे हमारे तबीयत भी ख़राब होगी, त्यौहार भी आएंगे, कभी हम कहीं घूमने भी जाएंगे, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब मैं तो बड़ी बात बोलूँ, प्रैक्टिकल लेवल पर 150 दिन तो आदमी निकाल ही देता है कम से कम। अब मैं तो पूरे 730 दिन बोलता हूँ कि नहीं आप तो कुछ करे ही नहीं, और आप तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले, पढ़े रहे उसके अंदर ही। और टोटल तुम्हारे पास चैप्टर्स कितने हैं? तकरीबन 120 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिलाकर। मतलब एक आपको कितने मिले? आपको 6 डेज पर चैप्टर मिले। पर चैप्टर कितने दिन मिले आपको? 6 दिन एक चैप्टर के लिए। एक चैप्टर पे आपको कितने दिन मिले? कुल मिलाकर 6 दिन। जबकि आप जानते हो भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, उसको करने में मुझे 21 दिन लग जाएंगे। लग जाएंगे कि लग जाएंगे? और क्या एक बार करने में काम हो जाएगा वो? लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को नीट निकालने का है तो कोई भी चैप्टर तुम उठा लो, जब तक तुम्हारा कम से कम 5 बार नहीं होगा तुम नहीं जा सकते। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। मैं जेई की बात कर लेता हूँ, तुम कोई भी चैप्टर उठा लो, तुम मिनिमम 5 बार नहीं कर लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। रैंक परसेंटाइल हाई तो ब्रह्मांड में जाके रखा हुआ है, ब्रह्मांड में जाके रखा हुआ है। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, कम से कम 5 बार। हाउ मेनी टाइम्स? कम से कम 5 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा, कम से कम 5 बार करना पड़ेगा मेरे को। अब अगर मैं देखूं तो मुझे तो एक चैप्टर करने में कुल मिलाकर मेरे को 2 साल में, और अभी जो 12वीं में बैठे हो, जो ड्रॉप लेके बैठे हो, उनके पास तो इसका आधा ही हो गया। मतलब एक चैप्टर के लिए 3 ही दिन मिल रहे हैं। आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, बेसिक लेवल से बिल्कुल आखिर लेवल तक जाना है, फिर उस पर पास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स भी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है, और दुनिया भर के जो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं आपको वो सब करना है। आपके पास टाइम ही नहीं है भैया इतना। आपको पढ़ने का कीड़ा बनने के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब लिटरली यू आर देयर टू बी बुक वॉर्म। पढ़ाकू कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, बुक वॉर्म बनना ही पड़ेगा, वरना काम ही नहीं होगा। आपको 6 दिन मिल रहे हैं एक चैप्टर के, आप उस चैप्टर को करोगे रूट लेवल से लेकर आखिर लेवल तक, उसकी थ्योरी समझोगे, उसके कॉन्सेप्ट समझोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे। आपको 4-5 तरह की चीज़ें करनी होंगी। आपके कोई तरह अगर आप देखने जाओगे तो लगेगा अरे बाप रे। पर एक बात सही है, अभी इस चैप्टर को करने में 21 दिन लग रहे हैं। कोई ऐसे चैप्टर भी होंगे जो 2 दिन में हो जाएंगे, कोई ऐसे भी चैप्टर होंगे जो 15 दिन लेंगे, कोई ऐसे चैप्टर भी होंगे जो 10 दिन लेंगे, कोई चैप्टर 2 दिन में भी हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो एवरेज बिठाना पड़ेगा हमको। भाई जैसे होता है ना क्रिकेट मैच में कि किसी ओवर में हम मेडन भी निकल जाता है और किसी ओवर में हम
15 रन भी ठोक देते हैं। जडेजा जैसे आ जाए तो आखिरी के 2 बॉल पे 10 रन बना देता है भैया, है कि नहीं भैया? अभी तक जडेजा बताता था कि मैं राजपूत हूँ, अब उसकी वाइफ ने बताया कि हम राजपूत हैं। पता होगा तुम्हारे को शायद इंसिडेंट, पता है या नहीं पता है तुम्हारे को? मतलब पूरी वो पराकाष्ठा कर दी उन्होंने बिल्कुल राजपूत होने की, बिल्कुल वो जिस तरह से कराया वो, अभी तक ऐसा होता नहीं था अपने यहाँ पर। अपन देखते थे कि जैसे मैं मुस्लिम लड़कियों की बात बोलूँ तो वो बिल्कुल स्कार्फ में है, वो जिसको बोलते हैं हिजाब, उसमें रहती है, सिर में ढक के रहती हैं वो। मतलब मैं अच्छी बढ़िया बढ़िया तुमको जो है यहाँ से जो दीदियाँ मतलब अच्छे लेवल पे चली गई, जो मुंबई में जॉब कर रही है, जो इवन अमेरिका में जॉब कर रही है, वो अगर देखोगे तो वो बिल्कुल हिजाब में रहती हूँ। तब ये पूरा ये एक बाल नज़र नहीं आएगा उनका, इतनी डेडिकेटेड होती है उनकी रिलीजन के लिए, वो भयंकर तरीके से डेडिकेशन है। तो वी कांट इवन इमेजिन कि व्हाट अप टू व्हाट लेवल दे गिव द डेडिकेशन, इस लेवल का डेडिकेशन होता है। तो वो अभी जो उसने जो फोटो उसका आया, किसका, अरे बाबा का, उसकी जो वाइफ है जडेजा की, वो जब वो गई ग्राउंड में, जब वो उनकी सेरेमनी चल रही थी, तो वो बिल्कुल सर पे पल्लू करके गई वो। तो वो मतलब वो बहुत वायरल हुआ, वो बहुत ज़्यादा ही वायरल हुआ वो, कि बोले हमारी परंपरा को जो है वो इसने निभा के दिखाया, वो बड़ी बात है। तो अब वो ट्रेडिशन धीरे धीरे, अब तुम देखना, अब धीरे धीरे वो ट्रेडिशन फॉलो होने लगेगा। वो ऐसा बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप आधे अधूरे कपड़े पहनोगे तो आप बड़े स्मार्ट दिखोगे या आप सुंदर दिखोगे या इस तरह से दिखोगे। आप अगर अपने आप को अच्छे से कवर करके भी रखते हो तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। कि हम लोग शायद कई बार ये होता है कि मॉडर्न बनना एक अलग बात हो जाती है, पर अपने काम से मॉडर्न होना में दोनों में डिफरेंस है। तो वो तुम लोगों को पता नहीं है शायद ना, ये तुमने देखा नहीं है ये वाला। अच्छा, सोशल मीडिया से तुम दूर रहते हो, फिर वहाँ ई लैब में क्या करते हो बैठकर? सबसे ज़्यादा यही करता है, वो बोल रहा है ये ना, पढ़ाई करते हो। नहीं, वो मतलब वो बिल्कुल हार्ट टचिंग वीडियो था और हार्ट टचिंग फोटोज थे उसके, बहुत लिटरली हार्ट टचिंग वीडियो से। एनीवेज, तो एक चैप्टर के तुमको कितने दिन मिल रहे हैं? 6 दिन मिल रहे हैं। आपको वो कंप्लीट भी करना है और आपको उसको रिवाइज भी करना है। मतलब आपको कम से कम 5 बार करना है, मतलब 4 बार आपको उसको रिवाइज भी करना है। आपको बहुत मैनिपुलेटेड काम करना पड़ेगा और आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो कुछ नहीं होगा, आप रट्टा मार के नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। दिस इज गोइंग टू हैपन सर्टेनली। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, तो मैं ये जो है मैं तुमको डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया अगर कभी गाड़ी रुक जाए, मैंने कल भी कहा था तुमसे, अगर मान लो कन्फ्यूजन में आ जाए कि वो 10I/10R है, 10R/10I, मैंने कल कहा था कि नहीं, उस समय क्या करोगे? तुमको 4 स्टेप लिख के तुम नहीं कर सकते हो, और 4 स्टेप को करने में मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है तुम्हारी, अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। वापस से मैं यहाँ आ रहा हूँ, 10I को sin I क्या हमेशा लिख सकता हूँ? कब लिखता हूँ? और 10R को sin R लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा मैं इसके आगे, बताओ? स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू इंटू क्या? μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यही है ना भैया स्नेल्स लॉ? सुनाई कम पड़ता है मेरे को। μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अब μ1 कितना है? और I, μ2 कितना? बोलो। तो यहां से sin I/sin R की वैल्यू कितनी होगी? sin I/sin R की वैल्यू कितनी होगी? यहां रख दो। तो h डैश की वैल्यू कितनी आएगी? h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h म्यू। अपैरेंट हाइट एक्चुअल हाइट से क्या आ रही है? अपैरेंट हाइट एक्चुअल हाइट से क्या आ रही है? आ रही है नहीं? बोलिए।
कर लिया? तो अपैरेंट हाइट जो आएगी वो एक्चुअल हाइट से क्या आ रही है? क्या आ रही है उससे? अभी करिए फटाफट जल्दी से ये प्रॉब्लम, जल्दी करिए। अरे एक स्टेप का है यार, क्या है आंसर? ये जो पानी का लेवल है ना, अपन बहुत कम मान के चलेंगे बेटा, ये बहुत कम मान के चल रहे हैं, ठीक है? हाँ देखो सीधी बात है, इससे लाइट रे आएगी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसे निकल जाती? सीधी निकल जाती, पर क्या हुआ? अरे बोलो ना यार, लाइट रे ऐसी आई। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता? लाइट रे, पर भगवान को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने मीडियम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इस मिरर बेचारे को क्या लगेगा? लाइट रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इमेज फाइनली वहीं बन रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मिरर को क्या लगे कि ये भाई देखो इससे रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं यार? तो मिरर को क्या लगा? लाइट रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है कि नहीं? ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, इमेज यहाँ बनी। अब ये जो इमेज बनी वो मिरर के लिए किसकी तरह काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और वो कहाँ होना चाहिए? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए या नहीं? मैंने तुम्हारे को थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला कर कहा भैया कि अगर ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर की पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज उसी पर बने तो ये केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मिरर पे लाइट रे कैसी पड़ रही हो? नॉर्मली पड़ रही हो। और वो कब पड़ेगी? इस बात को गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कहा, ऐसा प्रश्न बनता है तुमको ढेरों प्रॉब्लम मिल जाएंगे पिछले सालों में। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. How is that possible? It is possible only in one case, when light ray retraces its original path after reflection from the mirror, and it is only possible when light ray is incident on mirror normally. And how is that possible? It is possible when light rays appeared to be coming to the mirror from its center of curvature. अभी बोला कि नहीं बोला मैंने? तो इन चीजों को सुनो, मैं यहाँ खड़े होकर कोई गाना नहीं सुनाता, बोला ना मैंने? तो लगाओ ना दिमाग यार, दो स्टेप का सवाल नहीं है। एक स्टेप में आंसर आ रहा है उसका। ये जो स्ट्रिंग गौरी में आपको बहुत Whatever discussion we have made so far is basically for plane mirrors. अभी तक तुमने जो भी कुछ पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा था? प्लेन मिरर के बारे में, है ना? अभी तक हमने Now we are going to talk about number of images. Another important concept, listen. अभी हम लोगों ने जिस तरह के केसेस पढ़े थे, जैसे कि हमने सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व की इसमें एक के बाद सॉरी कुछ ऐसा ही। लिसन, हियर वी हैव टू मिरर्स,
हुआ किस, चलो बोलो कृष्णम। एच डैश इज इक्वल टू एच बाय म्यू, नहीं बेटा थोड़ी सी गलती कर गए, एच डैश इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। कितना आया ये एच इंटू कितना, 4/3 आया। ये आया अपैरेंट हाइट, और अपैरेंट हाइट किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस बेचारे मिरर को क्या लगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, आई से, तो आई उसके लिए क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई वापस से इमेज वही बनेगी, ये तो तभी पॉसिबल है कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करे, और रिट्रेस तभी कर पाएगी जब लाइट रे मिरर पे कैसे इंसिडेंट हुई हो। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बोलो समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ से आती हुई नजर आएगी, तो एच डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, एच इंटू म्यू। कहो ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये एच डैश जो है ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं, और कितनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी, तो आंसर कितना आ गया, 37.5। हालांकि तुम कह सकते हो सर एच तो यहाँ से है और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से है, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपन ने बहुत ही कम लेवल तक लिक्विड को भरा है। हमने जो लेवल ऑफ लिक्विड भरा है वो कैसा भरा है, बहुत ही कम भरा है। समझ गए। करिए जल्दी। अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। भैया ये एक टेबल है, ये रही एक टेबल, और इस टेबल पे कौन रखा हुआ है, कॉन्केव मिरर विथ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपवर्ड, कुछ ऐसा बोल रखा होगा, ठीक है। देख लो आप, विथ इट्स एक्सेस डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड, ये रही उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो प्रिंसिपल एक्सेस। बोलो ओ क्या है इसका, पोल है, सी क्या है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जाहिर सी बात है इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इट हैज एन रियल इमेज आल्सो लोकेटेड एट सी, कोई नई बात नहीं, वो तो होना ही है। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब तुमने क्या कर दिया, इसको काहे से भर दिया, इसको काहे से भरा रे, पानी से भर दिया, तो क्या होगा, ये एक्चुअल उसकी हाइट एच थी, लेकिन वो क्या कर देगा, इसको उठा देगा कि नहीं उठा देगा, एच डैश इज इक्वल टू कितना कर देगा, एच इंटू 4/3 कर देगा कि नहीं कर देगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था सी पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ नजर आएगा, एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, पर वो कहाँ नजर आएगा, ऊपर, ऊपर नजर आएगा। तो मिरर को क्या लगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिरर को क्या लगेगा, लाइट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अरे बोलो, ऑब्जेक्ट मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच रखा है, तो वो उसकी इमेज क्या बनाएगा, सी और मिरर के बीच बनाएगा, सी और एफ के बीच में बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसी इमेज होगी, रियल होगी, कैसी होगी, बिटवीन सी एंड, कहो नहीं आ समझ में, क्योंकि जब तुमने उसको पानी से भर दिया तो वो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, वो उठा हुआ नजर आएगा। ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा, उज्जवल समझ में आया। देखो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, इमेज क्या बनेगा, अनुभव सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज, लेकिन जब तुमने पानी से भर दिया तो ऑब्जेक्ट उठा हुआ नजर आएगा रे मेरे को। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा, इस मिरर को लग रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच रखा है, तो इमेज क्या बनाएगा, एफ और सी के बीच में बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और कैसी इमेज होगी, वो रियल इमेज होगी, ठीक है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर यह क्लियर मेंशन नहीं करा कि किसके द्वारा इमेज, मिरर के द्वारा या फाइनल इमेज। अब अगर फाइनल इमेज के बारे में भी बात करी जाए तो क्या होगा, और अंदर ला देगा वो, क्योंकि अभी तो मिरर्स ने रिफ्लेक्शन कराया है, अब वापस से क्या होगा, इसके द्वारा रिफ्लेक्शन होगा, तो और क्या होगा, और पहले और पास में ला देगा वो उसको। नहीं आ समझ में, ठीक है। तो पहली इमेज किसने बनाई, पहली इमेज जो बनी वो पानी ने बनाई, बोलो बनाई कि नहीं बनाई, वो यहां बनी कि नहीं बनी। फिर दूसरी इमेज कहाँ बनेगी,
I2 पर, वो किसने बनाई? मिरर ने। फिर कौन बनाएगा? वापस से वाटर बनाएगा, तो वो और क्या बनाएगा? और नीचे बनाएगा वो। फाइनल इमेज क्या बनेगी? अल्टीमेटली बनी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में ना। अरे बनी कि नहीं बनी भैया? 1998 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब का। हाँ तो और क्या, गलत बोल रहा हूँ क्या? कुछ है भी नहीं इसमें ऐसा, कोई डिफिकल्ट बात भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? चलो सुनो मेरी बात। अभी मैं तुम्हारे को बताऊं, जरा सुनना। हालांकि हम इस तरह के एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सर अपने पास में ऐसे बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मीडियम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिसन, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, चलते 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 आखिरी में कौन सा आया? μ1। बोलो, उसका μ1, फिर μ2, फिर μ3, फिर μ4, μ5 एंड आखिरी वाला कौन सा? μ1। सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट करी, लाइट रे मैंने यहाँ पर क्या करी? इस पर इंसिडेंट। कितने एंगल पे इंसिडेंट करी? I1 मान लो। फिर क्या होगा लाइट रे का? ऐसे रेफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पर फिर से रेफ्रैक्शन होगा, फिर से रेफ्रैक्शन होगा, फिर से रेफ्रैक्शन होगा, ऐसा चलता रहेगा और फाइनली लाइट रे ऐसे निकली। बोलो निकली। अब क्या होगा मालूम है? मान लो वहाँ पर कितने एंगल पर इंटर हुई थी, यहाँ कितने एंगल पर निकली, वहाँ कितने एंगल पर लाइट रे इंटर हुई थी, यहाँ कितने एंगल पर निकली। अब मैं हर जगह पे ऐसे स्नेल्स सा लगाता हूँ। मान लो यहाँ I1 था, यहाँ कितना है? I2। ऐसा स्नेल्स सा लगाऊंगा मैं, तो स्नेल्स ला लगाऊंगा, पहली बार लगाऊंगा तो इधर क्या लगेगा? स्नेल्स ला μ1 sin I1 इज इक्वल टू कितना होगा? बोलो होगा कि नहीं? और यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? μ2 sin I2 बराबर कितना? बोलो होगा कि नहीं? नहीं आ समझ में? इधर एंगल कितना, इधर कितना? अब अगर ये I2 है तो नेचुरल सी बात है ये भी I2 ही होगा। होगा कि नहीं? ये वाला एंगल कितना? अगर ये I3 है तो यहाँ भी कितना बनेगा? I3 ही बनेगा। फिर यहाँ क्या बन जाएगा? स्नेल्स लॉ अपन ने पहली वाली सरफेस पे लगाया, फिर दूसरी वाली सरफेस पे लगाया, ऐसे तीसरी वाली सरफेस पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा? बोलो। ऐसे करते करते आखिरी वाली जो सरफेस इससे पहले वाला होगा, इससे पहले वाला होगा μn-1 sin In-1 इज इक्वल टू कितना? μn sin n। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब A बराबर B, B बराबर C, C बराबर D, D बराबर E, E बराबर F, F बराबर G एंड सो ऑन, सारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और फाइनली तुम्हारे को क्या मिलेगा? फाइनली तुम्हारे को क्या मिलेगा? μ1 sin I1 इज इक्वल टू क्या? क्योंकि सब बराबर है आपस में। अरे A बराबर है सर B के, सर A बराबर है B के, B बराबर है C के, C बराबर है D के, D बराबर है E के, E बराबर है F के, और ऐसे फाइनली आखिरी में आ रहा है कुछ जड़ के बराबर। तो कुल मिलाकर क्या हुआ इससे? A बराबर क्या हो गया? A बराबर क्या हो गया? बीच का सब गया तेल लेने। हमको किससे फर्क पड़ा? सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। समझ में आ रही है मेरी बात? ये छोटी छोटी बातें नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये यू टेक इट वेरी सीरियसली। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये जो हम बोलते हैं शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, ये कुछ वैसी बात है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। अभी तो जैसे मैंने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मीडियम्स लिए, ऐसे इनफाइनाइट हो, जेई एडवांस की प्रॉब्लम हो और उसमें इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम ना बने, असंभव है यार। कल पेपर है देखोगे तुम,
ठीक है, असंभव है कि उसमें इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम ना बने, होना ही है। इनफाइनाइट म्यू वेरी कर रहा है, हमको केवल कृष्णम किससे फर्क पड़ेगा? आपको याद हो आपने सबसे पहले दिन अभी ऐसी प्रॉब्लम भी करी थी इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन आई स्टार्टेड, उस दिन एक प्रॉब्लम करी थी जिसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ था। इसमें कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ था? देखो अपन ने सबसे पहले दिन प्रॉब्लम करी थी कि नहीं करी थी? मैं 3 बार कर रहा था, फिर मालूम पड़ा था कि 2 बार ही है वो, याद आया? तो आपको ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना होता है? केवल पहले वाला और सबसे बीच का सब गया, ठीक, कर लो। कहो समझ में आया नहीं भैया? हमें केवल किससे फ़र्क पड़ना है? पहले वाले से और आखिरी वाले से, बीच में कोई फ़र्क पड़ना है? अच्छा, तुमने एक बात और देखी कि अगर जब तुम ट्रांसपेरेंट ग्लास लैब से पास करते हो तो इमर्जेंट रे जो होती है वो क्या होती है? इंसिडेंट रे की क्या होती है? केवल डिस्प्लेसमेंट आता है, लेटरल शिफ्ट आता है, बकायदा एक सम भी किया अभी अपन ने। कोई डेविएशन आता है क्या? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? केवल क्या आता है? ये लाइट रे भेजी मैंने सर, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती, पर नहीं साहब, भगवान को ये मंजूर नहीं था, मीडियम चेंज कर दिया उन्होंने। फाइनली इमर्जेंट रे इसके पैरेलल गई। शर्त एक है इसके लिए, क्या? ये पैरेलल ग्लास लैब होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब से ये I1 है, ये I है और ये R है, और ये R है तो ये भी R ही होना चाहिए, तभी जाकर वो I हो पाएगा। अगर ये R और ये R अलग है तो फिर हो पाएगा कैसा प्रूफ? क्योंकि आपने क्या करा था वहाँ पर भी, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, फिर μ2 sin R इज इक्वल टू μ1 sin E लिखा था, और फिर E की वैल्यू I के बराबर आई थी कि नहीं आई थी? इसके लिए 2 शर्तें होना जरूरी हैं। कौन सी 2 शर्तें? ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? क्या होंगी? अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये R है तो ये भी R होगा, वरना हो पाएगा क्या? एक और बात भी है कि जो मीडियम यहाँ है वही मीडियम यहाँ होना चाहिए। तो μ1 और μ1 आपस में कैंसिल हुए थे आखिरी स्टेप में, देखो आप परसों, देखो आप जरा, आपने जब डेरिवेशन किया था तो μ1 और μ1 आपस में क्या हुए थे? कैंसिल हुए थे या नहीं? मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ बड़ी तर्क संगत बातें हैं, बड़ी फंडामेंटल बेस्ड बातें हैं। कहो ना सर, यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, फिर यहाँ μ2 है, यहाँ पर वापस से μ1 है, तो वो μ1 आपस में कैंसिल हुए थे या नहीं? जो मीडियम यहाँ वहीं यहाँ है, तो ये इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के क्या आई थी केतन? पैरेलल आई थी बेटा, आई थी या नहीं? अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बीच में ऐसे 50 मीडियम ला दो, बीच में ऐसे 50 मीडियम ला दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले वाला मीडियम और आखिरी वाला मीडियम क्या है? अगर सेम है तो क्या होगा? ये μ1 और μ1 आपस में क्या हो जाएंगे? और I1 बराबर क्या आ जाएगा? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, एंड इससे फाइनली जो निकलेगी इमर्जेंट रे वो क्या होगी? अगर पहले वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, इसका μ2 था, इसका μ3 था, इसका μ4 था, चल रहा है, ऐसी लाइन चल रही है, लेकिन आखिरी वाला मीडियम वापस से क्या है? μ1 है, तो तुम क्या पाओगे कि अगर यहाँ एंगल कितना बना, कितना एंगल बना यहाँ पर? I, तो यहाँ भी कितना होगा? मतलब क्या होगा? ये जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के क्या होगी? अगर बीच में इनफाइनाइट मीडियम रख दिए मैंने, कितने रख दिए? लेकिन अगर पहला मीडियम और आखिरी मीडियम क्या है, तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के क्या होगी? पैरेलल होगी। मजाल नहीं है कि तुम भारतवर्ष की कोई परीक्षा दो और मेरी कॉपी के बाहर से कुछ आ जाए। इतना सब लिखवा रहा हूँ, काहे का SC वर्मा, काहे का रेस्निक हॉलिडे, काहे का फिनमैन लेक्चर, काहे का इनोडो, काहे का JEE एडवांस।
मेरी कॉपी के बाहर से कुछ नहीं आएगा बेटा, ये वादा है तुमसे। तुम पढ़ने में, अगर आंसर देने में अगर तुम अच्छे हो तो मेरे पास बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। ठीक है भैया, ज्ञान उन्हीं को दिया जाए जो ज्ञान झेल सके, जो नहीं झेल सके उनको, जिनको उल्टी दस्त लग जाए उनको देने से मतलब क्या। समझ में आई बात भैया? अगर इनिशियल, अगर पहला वाला मीडियम और आखिर वाला मीडियम सेम है और बीच में इनफाइनाइट मीडियम रख दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इंसिडेंट रे हमेशा इमरजेंट रे की क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है बेटा, शर्त एक ही है, क्या समझ गए? तो ये बात केवल एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लैब पर लागू नहीं हो रही थी, ये सारी सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, और सॉरी, अगर इनिशियल मीडियम और आखिरी मीडियम क्या है? सेम, तो I बराबर E होगा। इमरजेंट रे वुड बी पैरेलल टू द इनिशियल रे, मतलब नो डेविएशन विल ऑकर, ओनली लैटरल शिफ्ट, lateral displacement will take place. Say